हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यहाँ होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए और सेशन को एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर भी कर दीजिए कि भाई ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। सेल की बात कर रहे थे। सेल में कल हमने देखा था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। कल हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा था और ये देखा था कि कौन से सिंगल बाउंडेड होते हैं, कौन से डबल बाउंडेड होते हैं, कौन से ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। उन सब की बात हमने कल की क्लास में की थी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग और आगे देखेंगे और सेल के टाइप देखेंगे। सेल के टाइप में आपको पढ़ना है जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, मीसोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, उनकी बात करेंगे। चले तो क्लास में आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, का स्वागत है। चलिए अरुण कुमार जी, विशाल जी, स्वागत है। चले फिर क्लास में आगे बढ़ते हैं और कल की क्लास में एक बार थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कल की क्लास में याद होगा आपको। एक तो पहले प्लांट सेल आपने देखा था, है ना। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हमने देखा था कल की क्लास में। और यहाँ पर आपने देखा था कि कुछ चीजें प्लांट सेल में ऐसी पाई जाती हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी एनिमल सेल में पाई जाती हैं जो प्लांट सेल में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। क्यों भाई? ये कल हमने देखा था। जैसे कि प्लांट सेल में आपको ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बहुत बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलता है जो कि आपको एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, नहीं देखने को मिलता है ये सेंस ये नहीं है कि वैक्यूल होते ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितना बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये आपको बड़ा साइज में देखने को मिलता है, उतना बड़ा नहीं देखने को मिलता है कहाँ पर? एनिमल सेल में। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और इस सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो केंद्रक होता है मेन, है ना, वो साइड में होता है प्लांट सेल में, ये आपको देखने को मिलता है। आल्सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्यों भाई? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, जो कि एनिमल सेल में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर? पराक्सीसोम्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस किया था। चलिए, ये आपको देखने को मिल रही है एक एनिमल सेल। यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमल सेल में लाइसोसोम देखने को मिलता है जो कि प्लांट सेल में आपको नहीं देखने को मिलता है। सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, केवल और केवल एक ही क्या है, एक ही झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ठीक, और ये अगर आपको बताया जाए, और ये देख सकते हैं आप कल की क्लास में हमने देखा था डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपने देखा था न्यूक्लियस के बारे में। ये आपका क्या है? हाँ, ये न्यूक्लियस में आप देख सकते हो विशाल जी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, देखिए बोलने का क्या है, बायोलॉजी का जो आपका लिखना है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, बस हम बोल रहे हैं। जहां पर आपको नहीं समझ आएगा वहां पर आप बता दीजिएगा। ठीक है, वहां पर और अच्छे से हम डिटेल्स में हिंदी में ही समझा रहे हैं क्योंकि हिंदी में ही बोला जा रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है कि यहाँ पर द्विस्तरीय क्या है, दो झिल्ली से हुए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें सबसे पहले आपने न्यूक्लियस को देखा था और ये आपको याद होगा, है ना, कल की क्लास में। पी मतलब होता है प्लांट सेल, पी का मतलब है यहाँ पर प्लांट सेल, और ए का मतलब यहाँ पर कल मैंने बताया था एनिमल सेल, है ना। एनिमल सेल या जंतु कोशिका, प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका। यहाँ पर आपने देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपने देखा था ये दोनों में पाया जाता है। क्लियर? ये दोनों में पाया जाता है। मैम एमसीक्यू भी लाए। देखिए एमसीक्यू की ही क्लास अभी तक आपकी चल रही थी, अभी ये थियरी वाली क्लास चल रही है। बीच बीच में आपके एमसीक्यू जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएंगे वैसे हम प्रैक्टिस भी करवाते जाएंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करें, आप बस अभी पढ़िए, देखिए। और कल आपका कैलेंडर भी आ गया है ना। जो 2022 वाले बच्चे थे उनका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, वो आपको पता है, उसका कैलेंडर भी आ गया है। तो बिना देरी के, बिना संकोच के, बिना ही, बिना किसी क्या है लापरवाही के आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमको 2026 में नौकरी लेनी ही लेनी है। ठीक, चलिए ज्योति सोनी जी, स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग नहीं है बेटा, गुड मॉर्निंग है। कहाँ हैं ज्योति जी आप? सुबह सुबह आपको गुड इवनिंग हो रहा है। चलिए, अच्छा तो ये आपने देखा था, है ना,
ये आपने देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आपको क्या है, दोनों में आपको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के तौर पर न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस आपको ऐसा देखने को मिलता है। पंकज कुमार जी, चलिए ज्योति सोनी जी को कह रही हैं, अच्छा गलती से लिख गया था, है ना। चलिए अच्छा, एलटी का एग्जाम आपका हो गया है, एलटी जीआईसी का भी पेपर होगा बहुत सारे बच्चों का, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, ठीक है। चलिए पंकज जी स्वागत है, स्वागत है, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। दूसरा आपने स्ट्रक्चर देखा था, दूसरा आपने देखा था यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था क्या, तो ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिल रहा था, है ना भाई। प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलता था, मिल रहा था, और ये आप देख रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिड। मैंने आपको डिटेल्स में कल बताया था, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीन चीजें आपको देखने को मिल रही थी। क्लोरोप्लास्ट जो कि आपको ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो बताया था, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होते हैं, है ना, जैसे लाल हरा नीला पीला, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट आपका होता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो स्टोरेज के लिए, तो वो आपने देखा था। हाँ चलिए चलिए, जीआईसी के लिए तन्वी यादव जी, जीआईसी के लिए अभी हम बता दे रहे हैं, जीआईसी के लिए आपको ये बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। ये बैच यहाँ पर आप जाके इनरोल कर सकती हैं और बहुत ही सस्ता है, 1800 रुपये में कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है। तो प्रतिष्ठा बैच पीजीटी जीआईसी, स्पेशली पीजीटी जीआईसी के लिए, तो ये आप देख सकती हैं, ठीक है। नंबर ये दिए गए हैं 9455496001 या 6008, यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं और अपना एडमिशन सकते हैं। और ये जो अभी थियरी वाली क्लासेस जा रही हैं, कुछ दिनों में ये पूरे के पूरे बैच में ही जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको टीजीटी वाला बैच भी मिल जाएगा, टीजीटी और क्या है एलटी के लिए स्पेशली ये 1400 रुपये का कंप्लीट बैच है, प्री मेंस दोनों इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। अलग से कोई तैयारी आपको नहीं करनी पड़ेगी, एक बार ये बैच आप पूरा पढ़ लेंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बेहतरीन कंटेंट है और कितना बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो गई है, ठीक है। जिसको भी बैच ज्वाइन करना है वो ये नंबर पर कॉल कर सकता है। चलिए अच्छा, आते हैं वापस से टॉपिक पे। क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे, क्रोमोप्लास्ट और क्या है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हमने देखा था कल की स्टोरेज के लिए ये यूज होते हैं। प्लास्टिड ध्यान रखेंगे केवल और केवल कहाँ पर, ये प्लांट सेल में ही देखने को मिलते हैं, है ना, ये प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। चलिए और आगे बात की थी तो फिर हमने देखा था सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो एक झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, उसमें कौन कौन सा था, तो उसमें आपने देखा था गोल्गी बॉडीज थी, लाइसोसोम्स थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, वैक्यूल्स थे, उसके अलावा साइटोस्केलेटन थे और माइक्रो बॉडीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। क्लियर, ये भी स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको, गोल्गी बॉडी वैसे दिखाई देती हैं। उसके बाद लाइसोसोम्स देखा था, तो लाइसोसोम्स में आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना, बहुत ही एसिडिक माध्यम वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अगर किसी वजह से ये क्या है सेल में रिलीज हो गए तो पूरी की पूरी सेल को नष्ट कर देते हैं। उसके अलावा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात कर रहे थे, वैक्यूल में फूड वैक्यूल भी होते हैं, वाटर वैक्यूल भी होते हैं, जो एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट में ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको अलग से देखने को मिलता है जो कि काफी बड़ा होता है, तो ये आपको केवल और केवल प्लांट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखने को मिल रहा था साइटोस्केलेटन, इसमें माइक्रोबॉडीज, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक। चलिए तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। चलिए धन्यवाद पंकज जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम देखने वाले हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं कैसी होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए भाई आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। कल का तो आपने देख लिया कितना चीजें हमने पढ़ी थी, और आज हम बढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। तो चलिए क्लास को
अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर भी करके आ जाइए भाई, ठीक है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने यार दोस्त भाई बंधुओं के पास एक बार सभी लोग क्या है सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दिया करिए, है ना। ये तो आपका नैतिक कर्तव्य है। चल भाई स्टार्ट करें। तो देखिए कल भी हमने एक चीज देखी थी, हमने प्रोकैरियोटिक सेल और क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में पीके लिख लेते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हमने दो चीजों में देखा था कि एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, आप ऐसे एज्यूम करिए जैसे कि आप सब अभी रह रहे हो हॉस्टल वाली लाइफ, है ना। ये कैसी है हॉस्टल लाइफ, कैसी है कहेंगे तो ये है हॉस्टल लाइफ। और दूसरी आपकी चीजें हैं जैसे यूकैरियोटिक, जैसे आप घर पे रह रहे हो, है ना, होम आपका घर है, तो घर वाली लाइफ आपको यूकैरियोटिक लाइफ में देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। जैसे कि बात करो प्रोकैरियोटिक लाइफ में, अच्छा ये लिख मत लेना कि मैम हॉस्टल वाली लाइफ बता रही थी, है ना, वो समझाने के लिए है बस। प्रोकैरियोटिक लाइफ में आप एक चीज देखते हो कि वहीं पर सारी की सारी प्रक्रियाएं एक ही क्या है, एक ही सेल के अंदर होती है। वहां पर कोई कंपार्टमेंट नहीं पाए जाते हैं, कोई भी अलग से क्या है आपको सेल ऑर्गेनेल्स नहीं देखने को मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं या फिर नहीं, तो आप कहोगे नहीं पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछता है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, तो बिल्कुल कहेंगे कि यस पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्या, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स इसमें बिल्कुल पंकज यादव जी, सॉरी पंकज कुमार जी, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और इसीलिए कहा जा सकता है कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है लेकिन वो राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक सेल को हमने देखा कि कैसी होती हैं, सीधी सीधी सी बात है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे के सारे जो प्रोसेस हैं एक ही सेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और एक चीज आप पढ़ते हो, आर.एच. व्हिटेकर ने सारे के सारे जीवों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया गया था, है ना, उनके द्वारा डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन से थे? तो देखिए आर.एच. व्हिटेकर ने आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें इन्होंने सभी के सभी जीवों को क्या है 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। बताइए फटाफट से सभी लोग, क्या दिया था इन्होंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। चलिए, इनके द्वारा बताया गया था कि 5 जगत में सारे के सारे जीवों को बांटा जा सकता है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से 5 जगत हैं? चलिए आइए देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला आपका कौन सा था? तो पहला कहेंगे मोनेरा था। दूसरा क्या था? तो बताएंगे प्रोटिस्टा। नेक्स्ट आपका था फंजाई। क्यों भाई फंजाई? उसके बाद आपका प्लांटी था और लास्ट में आपका एनिमेलिया। यही था, है ना? क्यों भाई यही था, बताएंगे। अब चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बताइए फटाफट से कि किसमें कौन से जीवों को रखा गया था। चलिए बताएंगे कि किसमें कौन से जीवों को रखा गया था। यहाँ पर अगर देखें तो आपको मोनेरा के अंतर्गत कौन से जीव देखने को मिलते थे? मोनेरा के अंतर्गत कौन से जीव देखने को मिले थे? तो चलिए बताएंगे। तो मोनेरा में आपको क्या है, सारे के सारे क्या है प्रोकैरियोट्स, या फिर सीधे कह सकते हैं आप यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, है ना भाई, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स।
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आपको कहां पर देखने को मिल रहे थे? बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सभी लोग। तो वो आपको देखने को मिल रहे थे कहां पर? मोनेरा में। प्रोटिस्टा में बताइए भाई। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, ध्यान रखेंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स देखने को मिल रहे थे, है ना, यूकैरियोट्स देखने को मिल रहे थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहां पर देखने को मिल रहे थे? तो ये बताएंगे कि आपको देखने को मिल रहे थे प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फंजाई। फंजाई में आप देख रहे थे कि सारे के सारे क्या हैं? ऑल फंगस या ऑल फंजाई आपको क्या है? ये आपको देखने को मिल रहे थे फंजाई में। प्लांटी में ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट्स या फिर ऑल प्लांट्स आप लिख लो, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है एल्गी में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, तो वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो आप इसमें लिख लो कि ये ऑल प्लांट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको एनिमल्स में आपको देखने को मिल रहा था, तो कहेंगे कि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट से लेके यहाँ पर भी यूकैरियोट है। ठीक है, यहाँ पर भी यूकैरियोट है, यहाँ पर भी यूकैरियोट है, यहाँ पर भी यूकैरियोट आपको देखने को मिल रहे थे। तो केवल और केवल मोनेरा के अंतर्गत सारे के सारे आपको क्या है? सारे के सारे, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सारे के सारे मोनेरा के अंतर्गत आपको प्रोकैरियोट्स देखने को मिल रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल आप पढ़ते हो तो इसमें एग्जाम्पल है जैसा कि आपको देखने को मिलता है सारी की सारी बैक्टीरिया आ जाती हैं, है ना, बैक्टीरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, है ना, बैक्टीरिया सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। इनकी सेल जो होती है वो सिंगल सेल होती है, एक ही सेल के अंतर्गत सारे के सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, है ना। इनमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा पाया जाता है? तो कहेंगे इन मटेरियल प्लाज्मिड होता है, उसी के माध्यम से ये क्या है? आगे अपना एक तरह से प्रजनन करती है। तो ये सारी चीजें आप देखते हो कहां पर? ये पढ़ते हैं बैक्टीरियल सेल में, या इसी को प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर को दिखाई दे है, और ये एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है, जिससे आपको क्लियरिटी और हो जाएगी। देखिए बैक्टीरियल सेल में बाहरी क्या है? बाहरी जो इसकी लेयर होती है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इनकी सेल वॉल ऐसे सबस्टेंस की बनी हुई होती है। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसी जगह पाए जाते हैं, आगे अभी पढ़ेंगे, है ना। बैक्टीरिया को जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब बहुत पहले पाए जाने वाले, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस पर पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में जैसे कि सलाइन एरिया हो गए, है ना, जहां पर बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा नमक है, वहां पर हेलोफाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद थर्मो एसिडोफिल्स की आप बात करते हो, जहां पर बहुत ज्यादा क्या है? पीएच होगा, हाई पीएच और क्या है, सॉरी लो पीएच और हाई टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो वहां पर भी आपको ऐसे सरवाइव करते हुए ये दिख जाएंगे। उसके अलावा मिथेनोजेंस आप पढ़ते हो, है ना, मार्सी एरिया जो होते हैं, दलदली क्षेत्र, वहां पर आपको क्या है? वहां पर मार्सी एरिया के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मार्सी एरिया बैक्टीरिया जो होते हैं वो रूमेन ऑफ, सॉरी वो क्या है, जो कैटल होते हैं उनकी रूमेन में भी देखने को मिलता है, जिससे क्या है? बायो गैस प्राप्त होती है। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपको एक सेल दिखाई दे रही है, और सेल में आप देख सकते हो इनके बाहरी स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पिलाई या पिलस, सिंगल यूनिट इनकी पिलस कहलाती है, और ये आपको यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में पूरी सेल के चारों तरफ आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला देखने को मिलते हैं, है ना। फ्लैजेला के आधार पर आप अलग अलग वैसे डिवाइड भी करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये बैक्टीरिया है, इसमें क्या है? इसमें एक साइड पर फ्लैजेला है। ये क्वेश्चन पूछा था अभी एलटी में, है ना। अगर बताइए एक बार सभी लोग, क्या है? अगर बैक्टीरिया के एक सिरे पर क्या है? ऐसे क्या है? एक फ्लैजेला पाया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा था। चलो आंसर करो फटाफट से सभी लोग, क्या कहलाएगा? ये क्वेश्चन पूछा था, कौन सा फ्लैजेला, ये कौन से टाइप का बैक्टीरिया कहलाएगा? सभी लोग आंसर करिए फटाफट से, चलिए जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। अगर क्या है? फ्लैजेला एक एंड पर पाया जाता है ना,
तो इसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। अरुण कुमार जी, पंकज जी, सभी लोग चलिए आंसर करिए। तन्वी यादव जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछा था एलटी में अभी, है ना, क्वेश्चन पूछा था, याद होगा। तो ये कहलाता है मोनोट्राइकस। क्यों भाई, मोनोट्राइकस कहलाता है। अरुण कुमार जी मोनोट्राइकस, तन्वी यादव जी बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन अभी आपके एलटी ग्रेड में पूछा था। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको मोनोट्राइकस कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे भी, है ना, मोनोट्राइकस क्या होते हैं, लोफोट्राइकस क्या होते हैं, पीरीट्राइकस क्या होते हैं, है ना, टफ टफ फ्लैजेला होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, अभी आज हम देखने वाले हैं ये सारी चीजें। चलिए, तो ये आपने देख लिया। इसमें क्या है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और ये जो आपको क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है एक्स्ट्रा, तो इसको कहा जाता है क्या, प्लाज्मिड। और इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, या फिर कह सकते हैं इसी को क्या कहा जाता है, इसी को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम्स कौन से होते हैं, 70S टाइप के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग बता रहे हैं। हाँ, मोनोट्राइकस कहलाता है, क्वेश्चन आपका अभी एलटी में पूछा था। चलो, सब सही करके आए हैं मतलब, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब लिखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए जल्दी से लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखते हैं और समझेंगे कि क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग साथ में नोट्स जरूर बनाते जाइए, क्योंकि क्या है, अगर नोट्स आपकी बनी रहेंगी तो आपको रिवाइज करने के लिए, है ना, फिर अलग से कोई चैनल या अलग से कोई चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। आप एक बार नोट्स पढ़िए और रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर चीज होती है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, सबसे पहले देखा जाए तो ये क्या है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, तो कहेंगे नहीं मैम, इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसीलिए इस न्यूक्लियस को कहा जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल में कौन सा न्यूक्लियस पाया जाता है, तो बताएंगे कि इसमें पाया जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में आप देख सकते हो, है ना, इसमें आपको कहीं से भी मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। कहेंगे सबसे पहला पॉइंट कि न्यूक्लियस विदाउट क्या है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। चलो भाई शुरू करते हैं, आइए। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, या दैट इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये क्या कहलाता है, इंसिपिएंट। क्या ये बहुत पूछा जाता है बेटा, चलो तो इसको जरूर नोट कर लेना है। ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, कोई भी आपको ऐसी लेयर नहीं देखने को मिल रही है बाहर से, तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज बात हैं, दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डीएनए नेकेड होता है, मतलब कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डीएनए क्या होता है, डीएनए नेकेड होता है। इसका मतलब है कि क्या होगा, दैट इज विदाउट न्यूक्लियर, सॉरी, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन।
डीएनए नेकेड होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए क्या होता है? नेकेड होता है, और इसका मतलब होता है कि विदाउट न्यूक्लियस, सॉरी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं देखने को मिलती है। ठीक, चलिए ये चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ पॉइंट लिखते हैं, ये नोट करिए फटाफट से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़े, आगे देखते हैं। यहाँ पर और एक चीज लिखेंगे, सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या है? एब्सेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ऑल। ध्यान रखेंगे मैं क्या लिख रही हूं, एक बार पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट। ध्यान रखेंगे क्या लिखा है, बट यहां पर ध्यान रखेंगे ऑल सेल मेम्ब्रेन, सारे के सारे जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो क्या है? एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर लिखेंगे कि क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट लिखेंगे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना। और दैट इज, ये होता क्या है, तो राइबोसोम्स में बताएंगे, दैट इज ये होता है क्या, तो ये कहेंगे ए मेम्ब्रेनस होता है, पढ़ा है ना, ए मेम्ब्रेनस। चलो ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है, ध्यान रखेंगे ये क्या होता है, तो कहेंगे ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है, कौन? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, राइबोसोम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी कौन से टाइप का होता है, तो कहेंगे 70S टाइप का राइबोसोम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? 70S टाइप का राइबोसोम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो इतनी चीजें आप फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पर कोई भी अलग से कंपार्टमेंट नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। यहाँ पर आपको कोई भी कंपार्टमेंट नहीं देखने को मिलता है, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन आप ये देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर है? तो चलिए इतनी बातें आप जल्दी से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल को अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कितने टाइप की आपको देखने को मिलती हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। ये आपको जनरली 2 टाइप में देखने को मिल जाएंगी, यू बैक्टीरिया जिनको ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और दूसरी होती है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ये चीजें, एक मिनट, चलो भाई ये कहाँ से आ गया, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। RH विटेकर ने सारे के सारे जीवों को 5 में डिवाइड किया था, ये आपको देखने को मिल रहा था। उसके आधार पर आपने मोनेरा में देखा सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, डीएनए नेकेड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। उसके बाद बताएंगे कि इसमें सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, केवल और केवल यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स क्या है, तो ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो जाता है, और इसमें कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है ना। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि जैसे आप बात करते हो, अलग अलग से डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि आप मान लो ये एक सेल है ना, और इस सेल के अंदर आपको क्या है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। आपको यूकैरियोटिक सेल में ऐसे आपको क्या है, गोल्गी बॉडीज देखने को मिलती है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब देखने को मिलता है। तो ये आपको यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसी को कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है।
मतलब कि अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा होता है ना, जैसे कि आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखी गई हैं। इनको जनरली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी यू बैक्टीरिया होती है और दूसरी है आपकी आर्की बैक्टीरिया। चलिए भाई, एक तो है आपकी यू बैक्टीरिया और दूसरी है आपकी आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को लिखते हैं, इनको क्या है, इनको कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया। इन्हीं को क्या है, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यू बैक्टीरिया कहाँ पर पाई जाती हैं, तो बताइए फटाफट से। यू बैक्टीरिया का मतलब है कि ये ऐसी जगह पर पाई जाएंगी जहां पर क्या है, नॉर्मल कंडीशन होगी, है ना। नॉर्मल कंडीशन में फाउंड एवरीवेयर इन नॉर्मल कंडीशन, सभी जगह ये पाई जाती हैं, है ना। हमारे खाने में, पीने में, है ना, पानी में, या फिर में पाई जाती हैं, तो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं कि फाउंड एवरी वेयर इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में ये सभी जगह देखने को मिलती हैं। और उसके बाद अगर बात करें कि आर्की बैक्टीरिया कहाँ पर होती हैं, तो इनको कहा जाता है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिलती है कौन, आर्की बैक्टीरिया। तो यहाँ इनको एक चीज, इसी वजह से इनको क्या है, एक्सट्रीमोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, तो कहेंगे आर्की बैक्टीरिया को ही क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये अलग ही जोन पे पाई जाती हैं। चलो ये लिख लीजिए, फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, दैट इज एज एक्सट्रीमोफिल्स। है, ये टर्म इस्तेमाल किए जाता है, तो ये याद रखेंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर, बहुत ही क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन में आपको देखने को मिलती हैं, इसीलिए इनको क्या है, एक्सट्रीमोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए आगे बात करेंगे। और यू बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया में जनरली 4 टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया के जनरली हम क्या है, 4 टाइप पढ़ते हैं। तो यू बैक्टीरिया में यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन से 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स, 4 टाइप आप पढ़ोगे। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती हैं कोकाई, या इनको कोकस कहा जाता है। ठीक है, कोकस हो गई, बेसिलस हो गई, स्पाइरुलम हो गई, और नेक्स्ट आपको आती हैं विब्रियो। चलो भाई बढ़े। आर्की बैक्टीरिया, हाँ बिल्कुल तन्वी यादव जी, आर्की बैक्टीरिया साल्टी एरिया में होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पानी पाया जाएगा, बहुत ज्यादा नमक होगा, वहां पर पाई जाती हैं। मार्सी एरिया में भी पाई जाती हैं, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, परेशान मत होइए। चलो ये आपको 4 टाइप्स की देखने को मिलती हैं। 4 टाइप्स में यहाँ पर लिखते हैं ये कौन कौन सी होती हैं, तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी कोकस, है, या कोकाई इन्हीं को कहा जाता है, कोकस कह लीजिए, या फिर इन्हीं को कोकाई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी आपको देखने को मिलेंगी, इनको कहा जाता है बैसिलस। ठीक है, तीसरा आप देखते हो स्पाई, और लास्ट आपका देखने को मिलता है विब्रियो। ठीक, तो ये आपको 4 टाइप के यू बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। कोकस, या इन्हीं को कोकाई कहा जाता है, बैसिलस, स्पाइरुलम,
या फिर विब्रियो। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ये किस आधार पर लिखा है, अगर ये पूछा जाए है ना किस आधार पर लिखा है, तो कहेंगे कि ये शेप के आधार पर होती हैं। कोकस कैसी होती हैं, या एक मिनट भाई इसको कोकाई लिख लो है ना, क्योंकि अभी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये क्या है, कोकस या फिर इसी को कोकाई के नाम से जाना, यहाँ पर बताएंगे कोकाई। चलिए शेप के आधार पर इनको देखा जाता है, तो कोकाई के बारे में बताइए, ये कैसी होती हैं, ये कहेंगे ये कैसी होती हैं। चलिए भाई बताइए फटाफट से, किस आकार की होती हैं, कौन कौन सी बताया आपने, है ना, तो किस आकार की होती हैं, कोकस या कोकाई। के बाद बैसिलस आप देखते हो, देन स्पाइरुलम देखते हो, और उसके बाद आप पढ़ते हो विब्रियो। चलिए तो कोकाई ये होती है किस टाइप की, कहेंगे ये होती हैं स्फेरिकल टाइप। बहुत बढ़िया तन्वी यादव जी, कैसी होती हैं, तो ये कहेंगे स्फेरिकल होती हैं, है ना, मोस्टली कॉमन होती हैं, सब जगह पाई जाती हैं, और मोस्ट कॉमन ये भी ध्यान रखेंगे ये कैसी होती हैं, स्फेरिकल। और यहीं पर एक चीज लिख सकते हैं, अच्छा इसको आप क्या है, चलो एक मिनट, चलो भाई ये तो हमने क्या है जुगाड़ कर लेते हैं ना, लिख देते हैं, क्योंकि जुगाड़ करने में तो बहुत आगे। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। ये आप सॉरी ये कैसी दिखाई देती हैं, देखो ये कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। स्फेरिकल होती हैं, और एक चीज और रखेंगे, ये मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन आपको यही देखने को मिलेंगी। कोकस, बैसिलस कैसी होती हैं, चलिए बैसिलस कैसी होती हैं, तो इसी की खोज क्या है, इसी की खोज किसने की थी, बैसिलस रॉड से पीरिया। ये कैसी होती हैं, तो कहेंगे कि मैम ये होती हैं रॉड शेप, है ना, रॉड शेप्ड। स्पाइरलम कैसी होती हैं, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये कैसी होती हैं, तो ये होती हैं स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड। और विब्रियो कैसी होती हैं, तो ये बताएंगे, ये आपको देखने को मिलती हैं कॉमा शेप्ड, है ना, कॉमा शेप्ड आपको देखने को मिलती हैं। चलिए भाई तो ये आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा चला गया फिर से, चलिए स्फेरिकल होती हैं जिनको पता है क्या, तो स्फेरिकल ये कहलाती हैं आपको कोकाई, है ना, मोस्ट कॉमन होती हैं। बैसिलस कैसी होती हैं, रॉड शेप होती हैं। स्पाइरलम कैसी होती हैं, स्पाइरल शेप होती हैं। और कॉमा शेप्ड जो होती हैं उनको विब्रियो के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर अगर आप फिगर बनाना चाहें, ठीक है, देखिए अगर आप स्पाइरल, तो आपको मोस्टली कॉमन क्या है, आपको ऐसी ऐसी दिखाई देती हैं ये, है ना, स्फेरिकल शेप ऐसी कुछ ये ऐसे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, रॉड शेप्ड, रॉड शेप कैसी होंगी, तो ये आप कह सकते हो ये आपको कुछ ऐसी, फिर क्या है भाई, वेट भाई
रॉड शेप रॉड शेप कैसी दिखाई देंगी? ये आपको जनरली ऐसे, है ना, रॉड के आकार की ऐसे कुछ दिखाई देंगी, है ना। क्यों भाई? रॉड के आकार की कुछ ऐसी दिखाई देंगी। स्पाइरल कैसी होंगी? स्पाइरल फटाफट से बताइए। तो स्पाइरल आपको कुछ ऐसी दिखाई देंगी। चलिए, ये क्या है? ऐसी कुछ स्पाइरल बताइए कैसी होंगी? ऐसे कुछ आपको ये स्पाइरल दिखाई देंगी। अभी एग्जैक्टली कहेंगे कि एग्जैक्टली अब वैसा ही फिगर नहीं बनेगा, है ना। चलो, फिगर पे मत जाइएगा भाई, समझ लीजिए यहाँ पर स्पाइरल शेप आपको ऐसी कुछ दिखाई देंगे, है ना, ऐसी। ये आप देख सकते हो। और कॉमा शेप कैसी होंगी? तो कॉमा शेप आपको क्या है? ये आपको ऐसी कुछ ऐसा ही होता है ना, ये आपको इस टाइप की दिखाई देंगे। चलिए, तो ये आप शेप के आधार पर क्या है अलग अलग देख सकते हो। शेप के आधार पर आपको क्या है, बैक्टीरिया ऐसी दिखाई देती हैं। चलो, इस शेप के आधार पर आप ऐसे देख सकते हो। चलिए भाई, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर शेप के आधार पर आपको ऐसी बैक्टीरिया का साइज आपको दिखाई देता है। कोकाई क्या होती हैं, बेसिलस क्या होती हैं, स्पाइरलम क्या होती हैं और विब्रियो क्या होती हैं। ये आपको चार टाइप के क्या है यू बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोकस, बैक्टीरिया, बेसिलस, स्पाइरलम और क्या है तो बताएंगे विब्रियो। तो ये आपको चार टाइप के बैक्टीरियम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने देख लिया आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया जनरली आपको क्या है तीन टाइप के देखने को मिलते हैं, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स। हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, तो हेलोफाइल्स कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? चलो भाई, हेलोफाइल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं बताएंगे। ये फाउंड इन हाईली सेलाइन एरिया, जहां पर क्या है बहुत ज्यादा नमक वगैरह होगा वहां पर ये आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, तो लिखते हैं फाउंड इन हाई सेलिनिटी कंडीशंस, फाउंड इन जहां पर क्या है बहुत ज्यादा सलाइन एरिया होगा। सलाइन मतलब कि नमक वगैरह यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे। नेक्स्ट आपका मिथेनोजेंस कहाँ पर देखने को मिलती हैं, फटाफट से बताएंगे। मिथेनोजेंस कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो ये मार्सी एरिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, लिखते हैं ये कहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो कहेंगे फाउंड इन मार्सी एरिया, है ना। एग्जाम्पल अभी लिखते हैं। और थर्मोएसिडोफिल्स की बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ये कहेंगे फाउंड इन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एंड लो एच कंडीशन। ठीक है, जहां पर क्या है बहुत ज्यादा आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, जहां पर ऐसी कंडीशन होगी जहां पर क्या है बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और
लो पीएच होगा। लो पीएच का मतलब है कि एसिडिक कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। लो पीएच का मतलब क्या है, तो यहाँ कहेंगे एसिडिक कंडीशन। चलिए ठीक है, तो हाईली क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे कि लो पीएच का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक पीएच है, मान लो एक पीएच है, यहाँ पर एक पीएच मेरे को बताइए, मान लो एक पीएच क्या है, पीएच 2 है और एक पीएच क्या है 5 है, तो इनमें क्या है ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इसमें बताइए फटाफट से, ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो जिसका पीएच कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर बेसिक कंडीशन के लिए पूछा जाए कि मान लो कोई पीएच क्या है, कोई पीएच क्या है 8 है और कोई पीएच क्या है 10 है, तो इसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा, इसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो ये बताएंगे कि इसमें जो हाई पीएच होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पीएच हमेशा क्या है क्या बोलते हैं, सॉरी, पीएच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H प्लस आयन के, 1 प्लस H प्लस आयन। ये हमेशा क्या है, अगर पीएच क्या है, पीएच हाई होगा तो जितना एसिडिक होगा उतना ही क्या है, ज्यादा सॉरी ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब जितना ही कम होगा। और ज्यादा बेसिक की अगर बात करें, जितना क्या है, जितना आपको देखने को मिलेगा ज्यादा है उतना बेसिक होगा, है ना। क्योंकि आप ये लाइन पढ़ते हो ना पीएच के बारे में, देखिए पीएच स्केल पढ़े हैं ना, पीएच स्केल में आप ऐसे पढ़ते हो, यहाँ पर क्या मान लो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, अच्छा ये क्या होता है 7 होता है, 7 से इधर आप आओगे ये कंडीशन, और एक इधर आपको देखने को मिलेगी ये कंडीशन। तो 7 से इधर मान लो ये क्या है 6 5 4 3 1, 1 से 14 तक होती है ना। इधर आप 7 के बाद आते हो, तो 7 के बाद आपको देखने को मिलेगा इधर से 8 9 10 11 12 13 और 14 मान लो ऐसे ना। और इधर आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा, जितना कम होगा ये क्या होगा, ये कौन सा होता है, तो ये कहेंगे एसिडिक होगा, और ये क्या है, ये बेसिक होता है। और ये बीच में क्या होगा, तो ये कहलाएगा 7 क्या होता है, तो 7 यहाँ पर न्यूट्रल होता है ना। ये क्या होता है न्यूट्रल, इसी को कहा जाता है उदासीन, है ना। 7 क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इधर आप देखते हो तो इधर आपको ये क्या है एसिडिक, या इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अम्लीय। जितना इधर क्या है कम होगा पीएच उतना ही क्या अम्लीय होगा, और जितना इधर होगा वो क्या होगा उतना ही क्षारीय होगा, है ना। ये आई होप कि सबको पता होगा। तो बेसिक की अगर बात करें, है ना, पीएच 10 ज्यादा होगा, बिल्कुल तन्वी यादव जी। अगर इधर आप बात करते हो तो पीएच अगर इधर बढ़ेगा, है ना, तो अगर बेसिक में बात करेंगे तो बेसिक में आपको देखने को मिलेगा कि जितना ज्यादा पीएच होगा बेसिक उतना ही होगा। लेकिन एसिडिक में बात करेंगे कि जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा क्या है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कहाँ थे हम, हाँ थर्मोएसिडोफिल्स की बात कर रहे थे। तो हाईली एसिडिक कंडीशन और क्या है लो पीएच पर ये आपको देखने को मिलेंगी, मतलब कि पीएच कंडीशन बहुत ज़्यादा होगी जहाँ पर क्या है, और अम्लीय चीज़ें ज़्यादा होंगी, और उसके अलावा ये हाई टेम्परेचर पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लिखते हैं, आइए इसका एग्जाम्पल है, चलो भाई एग्जाम्पल लिखते हैं। हेलोफाइल्स में एग्जाम्पल आता है आपका, इसमें हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम आता है। ठीक है, चलिए हेलोबैक्टीरियम
हेलो बैक्टीरियम। हेलो बैक्टीरियम सेलिनेरम। मिथेनोजेंस में बहुत सारे पढ़ते हैं आप, है ना। मिथेनोजेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बहुत सारे पढ़ते हैं मिथेनोजेंस। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे, मिथेनोजेंस और कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आल्सो फाउंड इन रूम ऑफ केटल्स, ये भी लिख लेते हैं। चलिए पहले, आल्सो फाउंड इन ऑफ कैटल्स, है ना। इसी से क्या होता है तो बताएंगे। इसी से आपको देखने को मिलता है कि इसी से आपको एक तरह से जो मीथेन गैस प्राप्त होती है, उसी से क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बायोगैस, है ना। गोबर से जो बायोगैस बनती है वो इसी वजह से प्राप्त होती है। चलो, इसमें एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टर और मिथेनोकोकस आपको देखने को मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। आगे लिख लें क्या भाई, क्यों, है ना। चलिए एग्जाम्पल हम आगे लिखते हैं यहाँ पर। थेनोजेंस एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर थेनोकोकस, ठीक, मिथेनोकोकस। उसके अलावा तो कहेंगे मिथेनो बैक्टर, सॉरी मिथेनो बैक्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। मिथेनो बैक्टर ये आपको देखने को मिल जाएंगे मिथेनोजेंस में। थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें, है ना, थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें, चलिए इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल बताइए भाई। चलिए थर्मो एसिडोफिल्स में एग्जाम्पल बताएंगे तो यहाँ पर जैसे कि थर्मस एक्वाटिकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स पाया जाता है। और ये ध्यान रखेंगे, इसका उपयोग किया जाता है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप पढ़ते हो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है जैसे थर्मोकोकस लिटोरिलस, ठीक है, थर्मोकोकस लिटोरिलस। और एक और आप एग्जाम्पल पढ़ते हो पायरोकोकस फ्यूरियोसम। चलिए तो लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे थर्मो, ठीक है, क्या लिखेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स के एग्जाम्पल, ठीक है भाई, थर्मो एसिडोफिल्स के एग्जाम्पल थर्मोकोकस, ठीक है, थर्मोकोकस क्या कहा जाता है इसको, थर्मोकोकस लिटोरिलस, ठीक, थर्मोकोकस। दूसरा है आपका नेक्स्ट, एक और बहुत, जैसे मैंने बताया कि इसका क्या है, बहुत उपयोग होता है किसमें, टॉक करके कहा जाता है, थर्मस एक्वाटिकस के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, पीसीआर में होता है।
थर्मस एक्वाटिकस, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्मस एक्वाटिकस, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में ए क्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये लिख लीजिए। आर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप पढ़ते हो, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए एक और लिख लीजिए। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, पायरोकोकस, पायरोकोकस फ्यूसी, ठीक है। ये एग्जांपल है थर्मो एसिडोफिल्स के, इनको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। थर्मो एसिडोफिल्स के एग्जांपल आपको ऐसे देखने को, पायरोकोकस फ्यूसीरोसस के अलावा थर्मस एक्वाटिकस और थर्मोकोकस लिटोरिलस, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और ये आपको आर्की बैक्टीरिया आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, 3 टाइप के जनरली होते हैं, ठीक है। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स। हेलोफाइल्स फाउंड इन हाईली सलाइन एरिया, जहां पर बहुत ज्यादा नमक होगा वहां पर देखने को मिलेंगे। इसका एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम सोलिनेरम। और मिथेनोजेंस में ध्यान रखेंगे, ये मार्सी एरिया में देखने को मिलते हैं। और आल्सो फाउंड इन रूमेन ऑफ कैटल्स, कैटल्स की रूमेन में भी देखने को मिलते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स की बात करते हैं तो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर और लो पीएच कंडीशन पर देखने को मिलते हैं, मतलब कि जहां पर एसिडिक कंडीशन होगी वहां पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीजें आप देख लिए। यू बैक्टीरिया में आपने 4 टाइप के बैक्टीरिया पढ़े, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। कोकाई जिनको कहा जाता है स्पेरिकल टाइप, मोस्ट कॉमन होते हैं, ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। उसके अलावा बैसिलस क्या है, रॉड शेप होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। स्पाइरलम स्पाइरल शेप होते हैं और विब्रियो को कॉमा शेप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बैक्टीरिया के सेंस में याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है, आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक का जो सेल स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आप फिगर देखिए, बहुत बेहतरीन फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों को हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक। चलिए भाई, तो यहाँ पर इसको समझते हैं, बैक्टीरिया सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बाहर से अगर बात करो, बाहर से आपको एक चीज इस पे दिखाई दे रही है, बाहर का जो सबसे बाहरी टफ्ट लेयर होता है वो पाया जाता है इसकी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल या इसी को सेल एनवेलप के नाम से भी जाना जाता है। सेल वॉल ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसको एक्सट्रीम कंडीशंस पे के लिए क्या है, एक तरह से मजबूती प्रदान करता है। बाहर से इतना मजबूत होता है कि अंदर, मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सिक्योर रहें, सेफ रहें, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ जाता है कैप्सूल क्या होता है, जैसे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बाहर से, जैसे कि भाई आपने पढ़ा कि बहुत ऐसी एसिडिक कंडीशन में भी होता है ना, बहुत ऐसे जहां पर बहुत ज्यादा नमक है वहां पर भी देखने को मिलता है। और बहुत ऐसी कंडीशन जहां पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ इतना हाई टेम्परेचर है कि नॉर्मल वहां पर जीव सर्वाइव नहीं कर पाता है, तभी ये सर्वाइव क्यों कर ले, क्योंकि इसकी सब पाए जाते हैं इसके सेल वॉल में, जो इसको सरवाइव करने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज है, इसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सोम्स कौन से टाइप के हैं, तो राइबोसोम्स आपने यहाँ पर देखा,
सॉरी राइबोसोम्स आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपको 70S टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। एक तो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड कहते हो या सर्कुलर डीएनए कहा जाता है, और दूसरा होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल प्लाज्मिड कहलाता है। बाहरी उभार आपको दिखाई देते हैं पूरे सेल वॉल पर, ऐसे क्या हैं, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको पिलाई या पिलस के नाम से जाना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें फ्लैजिला आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना, सिंगल फ्लैजिला होगा, डबल फ्लैजिला, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, पूरे बॉडी में फ्लैजिला आपको अलग अलग बैक्टीरियल सेल में अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल आप इतना देख लीजिए, समझ लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ये जो डिटेल्स में, अब इसको हमको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सेल एनवेलप क्या होता है, सेल एनवेलप के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं इसमें, वो सब चीज़ें, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, कैप्सूल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पढ़नी है और ये हम कल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी आप पढ़िएगा, इसको एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा सभी लोग नोट्स जरूर बनाते जाइए, ठीक है। सभी लोग नोट्स जरूर बनाते जाइए ताकि आपको फिर आगे चलकर दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी अगर करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो ये थोड़े थोड़े में समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि अरे हम बाद में लिख लेंगे आराम से, है ना, तो वो बाद का बाद टाइम आता नहीं है। इसीलिए सभी लोग ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सभी का धन्यवाद, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे सेल वॉल और इसकी जितनी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर और बाहर के सारे स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।